एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, हमने आपको इसके पहले डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू किया था और मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इसके संबंध में बहुत सारे चार्ट, केसेस और डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है इसके बारे में बताया। साथ ही साथ हमने आपको एमनेसिया और फ्यूग के बारे में भी बताया। आज हम इसी डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दो और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चाएं करेंगे और इसके संबंध में आपको पहले केस के बारे में बताएंगे, इसके बाद इसके कारण और उपचार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि एमनेसिया और फ्यूग के बारे में चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर ली है। अब हम चल रहे हैं डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे डीआईडी के नाम से भी जाना जाता है, मनोविच्छेदी पहचान विकृति। यदि आप डीएसएम थर्ड को देखें तो उसमें यह डिसऑर्डर जो था मल्टीपल पर्सनालिटी के नाम से बताया गया था। मल्टीपल पर्सनालिटी यानी बहुव्यक्तित्व। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें व्यक्ति में यह एक ऐसा मानसिक रोग है जिससे व्यक्ति में व्यक्तित्व जो है वह दो या दो से अधिक व्यक्तित्व की अवस्थाएं या दो से अधिक प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। इस प्रकार के डिसऑर्डर में व्यक्तित्व की यह जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, यह पूरी तरह से भावों की दृष्टि से देखें, संवेगों की दृष्टि से देखें, व्यवहार की दृष्टि से देखें, यह दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रकार की होती हैं। और जब व्यक्तित्व की एक अवस्था दिखाई देती है तो दूसरी अवस्था उस समय नहीं दिखती है। फिर व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। डीआईडी डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको कि मनोविच्छेदी पहचान विकृति के नाम से आज डीएसएम 4 में बताया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति में व्यक्तित्व की अनेक प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं या कितने प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं, इस संबंध में जो अध्ययन हुए उसमें यह पाया गया है कि यह अवस्थाएं एक ही व्यक्ति के अंदर 15 तक हो सकती हैं। इसे रॉस 1989 ने भी बताया है। एक्चुअल इतनी ज़्यादा अवस्थाएं एक व्यक्ति के बारे में सुनकर ही आश्चर्य होता है कि कैसे किसी व्यक्ति में इतनी पर्सनालिटीज एक साथ डेवलप हो जाती हैं। इसीलिए इसे व्यक्तित्व विकृति कहा गया था। इस संबंध में कोलमैन के भी विचार, थोड़ा सा हम इनको विश्लेषित करते हैं कोलमैन के विचार को। कोलमैन 1981 ने कहा कि इस रोग में रोगी प्रायः
दो या दो से अधिक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है और यह रोग प्रतिबल के प्रति एक नियोजनात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें उसका प्रत्येक व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का होता है। प्रत्येक प्रकार के व्यक्तित्व की को अच्छी तरह विकसित और संवेगात्मक विचार प्रक्रिया वाला हम देखेंगे तो पाते हैं। उसका प्रत्येक व्यक्तित्व अपने आप में अभूतपूर्व और सापेक्षिक रूप से स्थायी होता है। कंफ्यूज मत हो ये स्टूडेंट्स, अब हम इसको फिर से आपको बता रहे हैं कि एक ही व्यक्ति अपने अंदर कुछ 2 या 3, 4, 5, 10, 15 मैक्सिमम 15 अभी तक इसकी संख्या मानी गई है पर्सनालिटीज को डेवलप ही नहीं करता है, बल्कि कई बार वह इनको अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट करता है और प्रेजेंट ही नहीं करता है, यह एक पक्ष दूसरे से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है और एक व्यक्तित्व के एक पक्ष की जो विशेषता होती है वह दूसरे पक्ष से बिल्कुल ही अलग प्रकार की होती है। इस तरह से इसके में विकसित व्यक्तित्व का जो हर पक्ष है वह अपने आप में स्थायित्व लिए हुए होता है। ऐसा नहीं है कि यह व्यक्तित्व का एक पक्ष एक दिन दिख रहा है और दूसरे दिन नहीं दिख रहा है। इस संबंध में यह भी अध्ययन मिले हैं कि जब एक पक्ष दिखाई देता है तो उस समय दूसरे पक्ष की कोई व्यवहारिक विशेषताएं नहीं दिखती हैं। व्यक्ति जो है अपने में इन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को कितने भी समय अंतराल के बाद बदल सकता है। कभी 1 दिन 2 दिन वह नहीं भी बदलता है, एक ही पर्सनालिटी में दिखाई देता है और कभी कभी कई वर्ष बाद भी वह अपने व्यक्तित्व को बदल सकता है। अध्ययन यह भी बताते हैं कि यह दिन और वर्ष की बात नहीं है, कई बार मिनटों में ही वह अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकता है। एक व्यक्तित्व हो सकता है उसका बड़ा गंभीर, धैर्यवान, स्थिर प्रकार का हो और दूसरा बिल्कुल लापरवाह, हंसने वाला, ठहाके लगाने वाला, विचित्र प्रकार की क्रियाओं को करने वाला हो सकता है। यानी व्यक्तित्व का एक पहलू दूसरे पहलू से बिल्कुल विपरीत प्रकार का हो सकता है। इस संबंध में एक और भी बात है कि व्यक्तित्व के एक हिस्से को दूसरे की जानकारी नहीं होती है। इस रोग और फ्यूग का यह बहुत बड़ा अंतर यह है कि उसमें एक पर्सनालिटी या एक व्यक्तित्व का स्थान ही त्याग दिया जाता है और वह अपना इन्वायरमेंट फ्यूग में छोड़कर, फ्यूग में क्या होता है कि व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट को ही छोड़कर दूसरे वातावरण में जाकर और दूसरे जीवन को आरंभ कर देता है। जबकि बहुव्यक्तित्व में यह देखा गया है कि व्यक्ति जो है उसी वातावरण में अनेक प्रकार की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इसमें भी एक चीज देखी गई है, जिस प्रकार की पर्सनालिटी अधिक डोमिनेटिंग प्रकार की होती है वह अधिक या चेतन स्तर पर दिखाई पड़ती है। दूसरा जो व्यक्तित्व का पहलू होता है वह प्रभुत्वशाली उतना नहीं होता है और वह चेतन पर न होकर
अर्ध चेतन स्तर पर कार्य करता है। और अर्ध चेतन स्तर पर कार्य जो व्यक्तित्व कार्य करता है वह व्यक्तित्व की दूसरे प्रभुत्वशाली हिस्से के बारे में जानता है। परंतु इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि जो चेतन स्तर पर व्यक्तित्व का पहलू कार्यरत है, जो चेतन स्तर पर दिखाई देता है, वह जो प्रभुत्वशाली है उसे अर्धचेतन की जानकारी नहीं होती है, लेकिन अर्धचेतन चेतन वाले पहलू की ताकत या शक्ति को पहचानता है और वह उसके बारे में जानकारी रखता है। इस रोग के बारे में यह अध्ययन बताते हैं कि इसका आरंभ जो है बाल्यावस्था में ही हो जाता है। इस रोग की पहचान किशोरावस्था तक ही हो पाती है, इसके पहले जल्दी नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार लोग इसे बाल्यावस्था का व्यवहार भी समझने लग जाते हैं। मनोविच्छेदी रोगों में जितने अन्य रोग जैसे अम्नेसिया, फ्यूग जिसमें कि स्मृति लोप हो जाता है, यह उतना गंभीर तो नहीं है, लेकिन इसकी अवधि अधिक होती है और इसके घटनाक्रम संबंधी अध्ययन यह बताते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह रोग अधिक पाया जाता है। अब इस रोग को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण, एक केस, आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते और पढ़ाते हैं, जब तक किसी केस की एनालिसिस नहीं करते हैं, हमारा अध्ययन पूरा नहीं माना जाता है। तो आज एक हम केस के बारे में आपको बताते हैं कि एक 36 वर्षीय विवाहित महिला जूली, जिसका एक 8 वर्ष का पुत्र भी था और उसका पुत्र कई बार विद्यालय में कई बार असफल होने के कारण उसे मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए भी ले जाना पड़ता था। उसके जब बेटे के उपचार के समय मनोवैज्ञानिक को, हम मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जब भी किसी केस के बारे में बात करेंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसके पीछे और क्या कारण हैं। तो मनोवैज्ञानिक की यह इच्छा हुई कि जूली के संबंध में भी कुछ जाना जाए। जब मनोवैज्ञानिक ने जूली के संबंध में जो बातें जानी, वह बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थी। जूली बहुत ही एक हेल्पिंग नेचर की, मतलब सहायता करने वाली, दुनियादारी को मानने वाली महिला थी और उसे अपने संबंध में काफ़ी अच्छी सोच विचार रखने वाली है, लेकिन उसमें कुछ गलत आदतें भी थी। सामान्य रूप से उसमें एक अच्छी माँ के गुण भी थे, लेकिन कुछ बुरी आदतों की बात किए तो उसमें कुछ गलत व्यवहार और धूम्रपान करने की आदत भी थी। यह धूम्रपान करना उसे पसंद नहीं था, उसे बहुत बुरा लगता था। उसने यह भी बताया कि उसका एक अलग व्यक्तित्व भी है जो अपने से कम आयु का है। 3 से 8 वर्ष की आयु में वह जेंट्स की तरह कपड़े पहनती थी, स्वयं पर भरोसा करती थी
और उसने साइकोलॉजिस्ट को यह बताया कि इस अवधि में, ऐसी दशा में उसका किसी ने उसके साथ गलत आचरण भी किया और ऐसी स्थिति में माता पिता ने तो उसकी उपेक्षा की ही की और उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माता पिता को यह लगता था कि यह सुधरेगी नहीं। इसी हालत में वह एक नया पर्सनालिटी डेवलप कर ली, जिसे उसने जूली नाम से डेवलप किया। एक्चुअल वह बेरी के नाम से थी। जूली का व्यक्तित्व बहुत ही सरल, सहज और विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखता था और बेरी के व्यक्तित्व के बारे में जूली बिल्कुल भूल चुकी थी। अब आप देखिए, एक ही व्यक्तित्व है जिसमें पहले जो बेरी के नाम से था और बाद में इसे जूली के नाम से डेवलप किया गया। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक वह बेरी के नाम से थी और उसके बाद उसके पहला व्यक्तित्व जो था वह काफी डरी डरी थी और इस अवस्था में वह बड़ी ही शाई नेचर की बच्ची थी। लेकिन जैसे जैसे बेनी ने अपना व्यक्तित्व डेवलप करना आरंभ किया और 3 से 8 वर्ष की आयु आते आते उसका व्यक्तित्व जूली से के रूप में डेवलप हुआ। इस प्रकार से 36 वर्ष की आयु तक उसने 3 व्यक्तित्व को डेवलप किया और तीनों व्यक्तित्व में स्मृति लोप के लक्षण थे। यानी जूली जेरी के बारे में भूल चुकी थी, जूली बेनी के बारे में भूल चुकी थी और यह केस DID का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। इस केस में यह 3 पहलू बहुत ही जबरदस्त थे कि उम्र की अवस्थाओं के अनुसार उसने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया था और एक व्यक्तित्व कुछ वर्षों तक चला था और इसके पश्चात दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व डेवलप हो गया था और दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व भी उसमें कुछ वर्षों तक चला था और फिर तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व डेवलप कर गया। इस प्रकार से यह तीनों व्यक्तित्व एक दूसरे से अनजान थे और वर्तमान में वह अपना ऐसा व्यक्तित्व डेवलप किए हुए थी जो कि एक बहुत ही सहज, सरल, स्वाभाविक, दूसरों का सहयोगी और जिसको कि एक अच्छा व्यक्तित्व या उदाहरणीय व्यक्तित्व हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह उदाहरण जो डेविस का था, इन्होंने एक ही व्यक्तित्व के 3 पक्षों को बताया है और इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविच्छेदी पहचान विकृति में कितने वर्षों तक भी एक व्यक्तित्व कायम रह सकता है और यह व्यक्तित्व का परिवर्तन 2-3 वर्षों बाद दूसरे व्यक्तित्व के रूप में और फिर एक समय के पश्चात तीसरे व्यक्तित्व के रूप में हॉबी होना शुरू कर देता है और व्यक्तित्व के यह तीनों ही पक्षों में वह पक्ष एक लंबे समय तक स्थायी पक्ष के रूप में उभर कर आता रहा, जिसे कि वह अच्छा समझती थी, जिसमें चारित्रिक विकृतियां नहीं थी, जो दूसरों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता था और अब वह अपने ऐसे व्यक्तित्व को भूल चुकी थी
जिसको कि अच्छा नहीं माना जाता था, जिसे कि दोषपूर्ण माना जाता था। सन 1970 के बाद से इस DID के विकृति की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि बहुव्यक्तित्व जो है, इसका मुख्य कारण एक वियोजनात्मक प्रतिक्रिया है, जिसमें व्यक्ति प्रतिबल परिस्थिति से अपना बचाव या अपने अहम की रक्षा करता है। इस संबंध में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपराध भावनाओं को खुद ही नहीं सहन कर पाता है, तो भी वह यह नहीं चाहता है कि उसका इस प्रकार का व्यक्तित्व कोई जाने समझे, और वह अपनी अपराध भावनाओं और आदतों को छोड़ भी नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में वह दूसरे व्यक्तित्व को डेवलप कर लेता है। इस संबंध में अध्ययन यह भी बताते हैं कि जब बाल्यावस्था में किसी प्रकार का लैंगिक क्रूर व्यवहार होता है, तो और ऐसी अवस्था में पेरेंटल सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो इसके कारण भी DID उत्पन्न होता है। अध्ययन यह भी प्रमाणित करते हैं कि बाल्यावस्था का जो दुर्व्यवहार होता है, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा तीव्र सांवेगिक आघात पहुंचता है, जिससे कि यह रोग उत्पन्न होता है। अब हम एक अन्य प्रकार की मनोविच्छेदी विकृति के बारे में बात करते हैं, फिर हम सभी प्रकार की विकृतियों के कारण और उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। DSM-4 में व्यक्तित्व लोप विकृति, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसी प्रकार की विकृति है जो कि स्वतंत्र मनोविच्छेदी विकृति के रूप में इसको सम्मिलित करने पर साइकोलॉजिस्ट में आपस में काफ़ी मतभेद है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का स्मृति में विघ्न नहीं पाया जाता है। यह व्यक्तित्व लोप विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति आत्म का प्रत्यक्षीकरण इतना बदल जाता है कि वह स्वयं को एक मशीन या यंत्र की तरह कार्य करने वाला प्राणी मानने लगता है। कई बार वह स्वयं को वास्तविक दुनिया से अलग मानता है। वह यह सोचने लग जाता है कि वह कहीं और भ्रमण कर रहा है, वह कहीं और घूम रहा है, और वह जो कुछ कर रहा है वह स्वयं नहीं है, बल्कि वह अपनी क्रियाओं को ऑब्जर्व कर रहा है या निरीक्षण कर रहा है। इस प्रकार से वो कई बार यह सोचता है कि जो कुछ क्रिया हो रही है वह उसको देखने वाला है, न कि करने वाला है। यानी वह अपने ही बॉडी को यह समझता है कि यह जो कार्य कर रहा है वह कोई और है, और वह सिर्फ और सिर्फ उसका निरीक्षण करने वाला है। कई बार वह अपनी वास्तविकता के संबंध में पूरा ज्ञान रखता है। यानी इस प्रकार की जो व्यक्तित्व विकृति है, इसमें इसका वास्तविकता से विच्छेद कम होता है,
क्यों? क्योंकि वह स्वयं को ही अपने से अलग मान लेता है और उसे लगता है जो कुछ भी क्रियाएं घटित हो रही हैं उसे करने वाला कोई और है, और वह जो करने वाला, क्रिया करने वाला व्यक्ति है, उसकी क्रियाएं वातावरणीय संपर्क में होती हैं। इस संबंध में कार्सन ने बताया है कि व्यक्तित्व लोप, डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, एक ऐसी विकृति है, इसे हम मनोविच्छेदी विकृति के अंतर्गत ही रख सकते हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति आत्म को ही विस्मृत कर देता है। उसे लगता है कि वह नहीं है, कोई और है, और उसमें उसका जो भावों की अभिव्यक्ति है वह घट जाती है, और उसमें किसी भी प्रकार की वह किसी चीज के लिए न बहुत चिंता की उसमें प्रदर्शन होता है, और न ही इसके तीव्र होने पर बहुत समस्या बढ़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या आघात की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में एक 19 वर्षीय महिला जो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी उसका उदाहरण मिलता है कि उसे लगता था कि उसका मन और शरीर उसे छोड़कर कहीं और चला गया है, और ऐसी घटना उसे भर्ती होने से पूर्व पहली बार 2 महीने पहले लगी थी। यह उसे तब एहसास हुआ था जबकि उसका पति, उसके हस्बैंड ने उसे बिना बताए उसे छोड़ दिया था और कहीं चला गया था। तब से उसे बार बार यह ऐसा विचित्र अनुभव होने लगा कि उसका शरीर उसके साथ नहीं है, उसका शरीर उसे छोड़कर कहीं चला गया है। और इस प्रकार की घटना की अवधि 15-20 मिनट रही जब उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ। वह कहती थी कि उसे सब कुछ एक ड्रीम की तरह, स्वप्न की तरह लगता है। यहाँ तक कि उसे ऐसा भी महसूस होता था कि उसका हाथ पैर भी उससे अलग हो गया है, और कई बार उसे अपने आसपास के लोग बिल्कुल अजगर की तरह लगते थे, यानी उसे लगता था कि हर कोई उसे निगल जाएगा। और जब भी उसे इस तरह का दौरा पड़ता था तो उसके पेट में भी घंटों तक दर्द रहता था। तो स्टूडेंट्स, हमने अमनेसिया के बारे में चर्चा की, फ्यूक के बारे में चर्चा की, डीआईडी के बारे में चर्चा की, और डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर को भी बताया, और सब में आपको हमने एक केस, 2 केस उदाहरण के रूप में बताए, जिससे कि यह समझना आसान होता है। अब जितने भी हमने आपको मनोविच्छेदी व्यक्तित्व विकृतियों के बारे में बताया, उन सब के कारण उन विकृतियों के साथ बताते चले गए थे, लेकिन एक बार फिर अब हम आपको सामान्य रूप से मनोविच्छेदी विकृतियों के समस्त कारणों को एक बार फिर से बताते हैं। मनोविच्छेदी विकृतियों के संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें अधिकांश जो मनोवैज्ञानिक हैं वह अपने अध्ययनों के आधार पर यह प्रमाणित करते हैं कि जितनी भी डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं उसमें केसेस की एनालिसिस करने पर हम पाते हैं कि बाल्यावस्था के जो दुर्व्यवहार होते हैं, बचपनावस्था जीवन की आधारशिला होती है, और जॉन लॉक को अगर हम लेते हैं तो उन्होंने कहा भी था कि टेबुला रसा,
वर्ड का यूज किया था जिसका अर्थ होता है मोम की तख्ती या स्लेट, जिस पर जो कुछ भी अंकित कर दिया जाता है वह पूरे जीवन भर उसका प्रभाव रहता है। तो बाल्यावस्था के दुर्व्यवहार कई बार प्रकट नहीं हो पाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति में एक भयपूर्ण वातावरण व्यक्ति के अंदर घर कर जाता है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। और रॉस ने यह भी बताया है कि तीव्र प्रतिबल या आघात से प्रभावित व्यक्ति स्वयं में नया व्यक्तित्व विकसित कर सकता है, जिसके माध्यम से वह क्यों ये नया व्यक्तित्व विकसित करता है, वह सुरक्षात्मक उपाय अपनाता है जिससे वह स्वयं की रक्षा कर सके। इसमें यह भी पाया गया है कि जितना ज़्यादा तिरस्कार, जितना ज़्यादा आइसोलेशन माने अकेले लंबे समय तक रहना, जितना नेग्लेक्टेशन बच्चा फील करता है, उसमें इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ इस प्रकार की विकृतियां तब भी उत्पन्न होती हैं जबकि समस्या सही ढंग से समझे बिना गलत तरीके से उपचार किया जाता है। मनोविच्छेदी विकृति के संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स के संबंध में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर अध्ययन कार्य चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो रिसर्च हो रहे हैं उनसे कुछ नई जानकारी अवश्य मिलेगी कि क्या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का आपस में कोई रिलेशन है। अब हम कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करते हैं। हमने अभी बात की कि बचपनावस्था के दुर्व्यवहार इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के अमानवीय शोषण, अत्याचार भी इस व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ अध्ययन यह भी बताते हैं कि कभी-कभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं यानी प्रतिबलपूर्ण परिस्थितियां व्यक्ति को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं, जिसके कारण भी इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। मनोविच्छेदी विकृति के संबंध में बचपनावस्था के दुर्व्यवहार, साथ ही साथ प्रतिबल, यौन शोषण, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भी हम अध्ययन को लेते हैं। अध्ययनों में यह पाया गया है कि मनोविच्छेदी विकृतियों का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से हो सकता है। जैसे कुछ संस्कृतियों में भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब को बहुत महत्व दिया जाता है, परंतु कुछ संस्कृतियों में इसको कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं इनका संबंध भी मनोविच्छेदी विकृतियों से हो सकता है। मनोविच्छेदी विकृतियों के अब हम उपचार की ओर चलते हैं। डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के उपचार के संबंध में अभी
जो बहुत अच्छी बात नहीं हम कहने जा रहे हैं कि इस संबंध में अभी कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है। उपचार के संबंध में जो भी विवरण मिलते हैं वह बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक मेथड पर आधारित नहीं है। इस संबंध में कून 1986 ने अपने अध्ययन में उपचार की सफलता के संबंध में कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त किए। एक अध्ययन में 135 में से 54 रोगियों को तो लाभ हुआ, लेकिन बाकी रोगियों को 81 रोगियों को इससे किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। इस संबंध में जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनमें अधिकांशतः DID पर ही कुछ अधिक हो पाया है और इसके लिए एक 3 स्टेज मॉडल प्रस्तावित किया गया है। यानी इसके उपचार के लिए एक त्रिस्तरीय मॉडल की बात क्लुफ्ट ने की है और इन्होंने यह मॉडल 1993 में दिया। इसका उपयोग अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी किया। यह त्रिस्तरीय मॉडल 3 स्तर वाला मॉडल, इसके 3 स्टेप हैं। स्थिरीकरण, दूसरा आघात को समझना और तीसरा उत्तर समन्वय उपचार। सबसे पहले हम स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें कि जो निदानकर्ता होता है, निदानकर्ता तथा रोगी के बीच परस्पर उपचारात्मक संबंध, विश्वास तथा सहयोग की भावना स्थापित की जाती है। इसके पश्चात दूसरे स्तर पर जो ट्रॉमेटिक कंडीशन होती हैं उसको समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रोगी के स्मृति लोप को प्रभावी ढंग से उसे कहा जाता है कि वह इस चीज को समझे और समझाने या सामना करने का प्रयास करने को कहा जाता है। साथ ही साथ रोगी को उसकी मनोविच्छेदी स्मृतियों पर ध्यान दिलाया जाता है और उसे वास्तविक जीवन से जोड़ने का सजेशन दिया जाता है। उसे विभिन्न प्रकार के पहचान के संबंध, जितनी भी उसके जो स्मृति लोप से संबंधित चीजें हैं, उनमें एक समानता, पहचान, जुड़ाव करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसा कार्य करना काफ़ी मुश्किल ही नहीं, इसमें बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है। इस संबंध में जो तीसरा स्टेप है, इसमें जो रोगी होता है उसमें रोगी व्यक्तित्व को फिर से इस प्रकार पुनर्समायोजित किया जाता है और जिससे कि वह अपने जीवन में पुनर्स्थापित हो सके और उसकी जो भी व्यवहारिक अयोग्यताएं हैं उनकी उसके कारण जो क्षति होती है उसकी पूर्ति भी हो सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोविच्छेदी व्यवहार विकृतियों के संबंध में पहले बहुत अधिक आंकड़े या बहुत ज़्यादा केसेस उपलब्ध नहीं थे। इनके केसेस में 1970 के बाद से
वृद्धि हो रही है। तो जब केसेस में वृद्धि हो रही है तो अध्ययन दिशा भी आगे बढ़ रही है। क्योंकि पहले केस कम थे, इसलिए इस संबंध में बहुत शोध कार्य नहीं हुए, किंतु अभी भी इस संबंध में जितने अध्ययन होने चाहिए, जो शोध कार्य होने चाहिए, जो उपचार पद्धतियां मिलनी चाहिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की क्या भूमिका है, इस संबंध में अभी हमारे और ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। और भविष्य में होने वाले शोधों के अनुसार ही इस संबंध में आगे कुछ और कहा जा सकता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, इन दो वीडियोस के जरिए हमने आपको डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया और इसके कारण बताए और उपचार बताया। आप इसको देखिएगा और इस संबंध में जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वह ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।